नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट 2021 हेतु हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर जो 28 है, गोल्डन पेपर 28वें पेपर को हल करेंगे। पूरे ही हिंदी के 30 क्वेश्चन आरबीएससी एनसीईआरटी का मैटर मैं आपको लेकर आ रहा हूं इतने दिनों से आपके लिए, हिंदी के लिए, साइकोलॉजी के लिए, चाहे पर्यावरण के लिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो साथियों। तो बिल्कुल अंतिम समय में बहुत सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आरबीएससी की किताबों से, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट लगे, कुछ नए लगे, लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार, बिल्कुल एग्जाम में निश्चित सफलता के लिए इन प्रश्नों को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 1 में। पहला क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची है पन्नग, जातरूम, केशी और शार्दुल। बताइएगा प्रश्न संख्या 1 में कि भाई आपका कौन सा विकल्प है जो कि सर्प मतलब सांप का पर्यायवाची है साथियों। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 1 में सर्प का पर्यायवाची है यहाँ पर पन्नग। पन्नग का मतलब सांप से ही लिया जाता है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके आता है, संधि की दृष्टि से भिन्न का चयन कीजिए, तिरस्कार, पुरस्कार, परिष्कार, भास्कर। तो साथियों, संधि की दृष्टि से बात की जा रही है, जो भिन्न आपको लग रहा है कि नहीं यार ये भिन्न है, 3 तो एक समान रहेंगे और एक में कुछ ना कुछ भिन्नता आपको संधि की दृष्टि से देखने को मिलेंगी, तो उसी को आपको चयन करना है, उसी का। देखिएगा राइट आंसर है प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर परिष्कार। परिष्कार शब्द में परि प्लस कार से, ठीक है, परि के बाद में क्रिया धातु आ जाती है, तो परी के बाद में शे का आगम हो जाता है, आधा शे का। तो शब्द क्या बन गया, परिष्कार, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। बाकी जितने भी विकल्प आपके यहाँ बच रहे हैं, तिरस्कार, तिरह प्लस कार होता है, तिरह प्लस कार शब्द क्या बन जाता है, तिरस्कार। पुरह प्लस कार शब्द क्या बन जाता है, पुरस्कार। भाह प्लस कर शब्द क्या बन जाता है, भास्कर। तो भास्कर, पुरस्कार, तिरस्कार तीनों में ही विसर्ग संधि है, लेकिन परिष्कार में व्यंजन है। तो थर्ड विकल्प आपके कौन से क्वेश्चन में सही रहेगा, प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। इनमें से कौन सा, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना है, निडरता, ऊंचाई, सर्वस्व और शेषव। देखिए, जातिवाचक से भाववाचक की बात की जा रही है, तो निडरता शब्द में मूल शब्द है निडर, ठीक है। वैसे नी तो उपसर्ग लगा हुआ है, डर है, लेकिन साथियों निडरता में निडर शब्द यहाँ पर जातिवाचक नहीं है। ऊंचाई शब्द में मूल शब्द है ऊंचा, ऊंचा एक अव्यय शब्द है, तो ये भी जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना है। सर्वस्व शब्द सर्व से बना है, सर्व एक सर्वनाम है, तो ये भी सर्वनाम से भाववाचक बना है, लेकिन जातिवाचक से भाववाचक। लेकिन जो शेषव शब्द है ये बना है शिशु से, तो शिशु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जिससे शेषव बनते ही ये भाववाचक हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समता सूचक चिन्ह का, हंसपद चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का या योजक चिन्ह का। तो देखिए, विराम चिन्ह से प्रश्न है, कोई भी शब्द है, इसके समान अर्थ बताने वाले शब्दों का यदि आपको बोध कराना है, तो फिर उसके लिए हमें समता सूचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा साथियों। समता सूचक का मतलब होता है समान अर्थ बताने वाले शब्द, ठीक है, उसके लिए हम समता सूचक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। विकल्प 1 सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपके हैं, मेरी वह कलम खो गई है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, वाक्य रचना की दृष्टि से है, संकेतवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर कौन सा रहेगा, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। 4 से 5 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो साथियों, राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, मिश्र वाक्य। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेरी वह कलम खो गई है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, जो से शब्द अगर वाक्य जुड़ रहा है तो मिश्र में ही रहेगा। लेकिन फिर आपको प्रश्न में ये भी देखना है कि भाई वो रचना की दृष्टि से है या अर्थ की। रचना की दृष्टि से पूछे तो वो मिश्र रहेगा, और अगर यूँ पूछे कि भाई अर्थ की दृष्टि से कौन सा है, तो फिर वो मिश्र में नहीं रहेगा, फिर हम उसको संकेतवाचक करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को विशेष तौर पर याद रख लेना। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 5 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे साथियों। तो 6वां क्वेश्चन आपके है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बादल धीरे धीरे चलते हैं, मोहन अभी आया है, मेरे दादाजी कम बोलते हैं और हवा चल रही है। देखिए, रीतिवाचक में क्या बताया जाता है,
कोई ढंग या तरीके के बारे में बात की जाती है कि भाई किस तरीके से कार्य हो रहा है, कौन सा ढंग है कार्य को करने का। तो साथियों, जब भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको देखना हो तो कैसे से प्रश्न करो, अगर कैसे से उत्तर मिलता है तो फिर वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। जैसे बादल कैसे चलते हैं, बादल धीरे धीरे चलते हैं, तो कैसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया। अभी हम यूँ कहें मोहन कैसे आया है, तो मोहन अभी आया है, तो यहाँ तो होना चाहिए मोहन कब आया है, ये कालवाचक का उदाहरण है साथियों। मेरे दादाजी कम बोलते हैं, मेरे दादाजी कितना बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो साथियों, हवा चल रही है, हवा कैसे चल रही है, ऐसे प्रश्न और से उत्तर मिलेगा ही नहीं आपको। अगर कैसे से उत्तर मिलता है तभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वो उदाहरण होगा। प्रथम विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। तो 7वां प्रश्न है साथियों, कष्टापन्न सामसिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अविभाव समास है या क्रमधारय समास है? तो देखो, कष्टापन्न, पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे। अगर समास विग्रह करना आ गया तो फिर हम समास भी आसानी से पहचान लेंगे कि भाई इसमें कौन सा समास है। देखिए, कष्टापन्न का सामसिक जो पद है, ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा कष्ट से आपन्न। कष्ट से आपन्न, अब से आ रहा है, से कारक चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है साथियों। अर्थात आपका जो प्रथम विकल्प है 7वें क्वेश्चन में, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न, वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। साधु का साधुओं, कामना का कामनाएं, बात का बातें और अनेक का अनेकों। तो देखिए, वचन की दृष्टि से अशुद्ध आपको देखना है। साधु, साधु एक वचन होता है और इसका बहुवचन बनता है साधुओं, बिल्कुल सही है। कामना, कामना एक वचन है और इसका बहुवचन बनता है कामनाएं, बिल्कुल सही है। बात एक वचन है और इसका बहुवचन बनता है बातें, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों, अनेक जो शब्द है ये पहले से ही बहुवचन है। अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता है, अनेक अपने आप में पहले ही बहुवचन होता है। अनेक का अनेकों नहीं होगा, इसलिए आपके जो विकल्प नंबर 4 है ये वचन की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। तो चौथा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न आपके आता है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से और स्पष्टीकरण से। देखिए, किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो ये हमें प्रस्तावना से पता चलता है। कैसे चलता है प्रस्तावना से पता? क्योंकि हम जब प्रस्तावना में प्रश्न पूछते हैं साथियों, तो उसका जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान के चलो आप कि भाई प्रस्तावना में हम बच्चों से पूछ रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर बच्चे बता देते हैं, दूसरे का भी बता देते हैं, तीसरे का भी बता देते हैं, चौथे का भी बता देते हैं। लेकिन हमें 5वां प्रश्न रखना पड़ता है समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है उस टॉपिक से संबंधित वो प्रश्न होना चाहिए। तो फिर जब 5वें प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाते हैं तो हम फिर एक उद्देश्य कथन बोलते हैं कि भाई आज हम ये प्रकरण पढ़ेंगे। तो ये प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है साथियों, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन आपके आता है, भाषा शिक्षण में पठन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, इसके प्रतिपादक है हेनरी कॉल्डवेल कुक, फ्रोबेल, मैडम मारिया मोंटेसरी और किलपेट्रिक। तो देखिए, पठन से पूर्व लेखन पर बल किसके द्वारा दिया गया है? सभी को पता होना चाहिए। भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं। एक तो होता है सुनना, एक होता है बोलना, एक होता है पढ़ना और एक होता है लिखना। तो साथियों, ये क्या कह रहा है? पठन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, मतलब पहले लेखन होना चाहिए और फिर पठन होना चाहिए। तो ऐसा मैडम मारिया मोंटेसरी का मानना है। इन्होंने जो भाषाई कौशल बताए वो थोड़े चेंज कर दिए, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये जो 4। तो साथियों, ये जो सुनना है, ये जो बोलना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है, इस प्रकार से ये 4 जो भाषाई कौशल है ये मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा दिए गए हैं। जबकि नॉर्मली जो भाषाई कौशल है वो क्या माने जाते हैं? सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है और फिर लिखना आता है। तो यही मान्य है, मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछे तो ही आपको इसके पहले वाले करने हैं, ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 10वें क्वेश्चन में, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 11वां प्रश्न आपके है, हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का मुख्य प्रयोजन है। शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक करना और कक्षा में पाठ में कक्षा का अवदान बनाए रखना। देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री जो हम यूज़ करते हैं कक्षा में बच्चों के शिक्षण के लिए, तो उसका मुख्य प्रयोजन क्या माना जाता है? साथियों, इसका मुख्य प्रयोजन माना जाता है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना। ये आपका आंसर नहीं है,
बल्कि जो दूसरा विकल्प है छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ये हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजन या मुख्य उद्देश्य भी आप कह सकते हो, क्योंकि विभिन्न इंद्रियां क्रियाशील रहेगी भाई, दृश्य और श्रव्य, जिसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। अगर एक से अधिक इंद्रियां क्रियाशील रहेगी तो छात्र उस चीज़ को जल्दी सीखेगा, आसानी से सीखेगा, अवधान उसका वहीं बना रहेगा। सारी चीज़ें अलग अलग इंद्रियों के क्रियाशील होने से होती है। तो इसलिए आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो 12वां प्रश्न है आपके, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निरंकुश, निर्विवाद, अभिज्ञानी और निरीक्षक। देखिएगा 2 उपसर्गों का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है साथियों। देखिए निह प्लस इक्षक शब्द बनता है निरीक्षक, अभि प्लस ज्ञान प्लस ई अभिज्ञानी, निर प्लस वी प्लस वाद निर्विवाद और निर प्लस अंकुश निरंकुश। नि प्लस अंकुश लेकिन निर होता है इसमें। तो जो प्रथम विकल्प है, जो तीसरा विकल्प है, जो चौथा विकल्प है, तीनों में ही 2 उपसर्ग नहीं है। 2 उपसर्ग सिर्फ निर्विवाद में है साथियों, निर प्लस वी प्लस वाद। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। वासव किसका पर्यायवाची है? महादेव का, विष्णु का, इंद्र का और ब्रह्मा का। तो साथियों पर्यायवाची की बात की जा रही है। वासव जो शब्द है यहाँ पर महादेव का ये पर्याय नहीं है, ना ही विष्णु का है, ना ही ब्रह्मा का, बल्कि इंद्र का पर्यायवाची होता है वासव शब्द। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 13 में, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। 14वां प्रश्न, इनमें से अनिष्ट का अर्थ कौन सा नहीं है? अवांछित, अशुभ, अमौद्रिक और अमंगल। तो देखिए एक शब्द आता है अनिष्ट, कई जगह हम इस शब्द का उपयोग भी करते हैं साथियों। तो इस अनिष्ट शब्द का जो अर्थ नहीं होता है इन विकल्पों में से उसका चुनाव कीजिएगा। देखिए अनिष्ट हो गया मतलब अशुभ हो गया, ये तो बिल्कुल होता है। अनिष्ट का मतलब अरे अनिष्ट हो गया, अशुभ हो गया। अमंगल हो गया, इसका भी प्रयोग करते हैं। अब अमौद्रिक और अवांछित बचे हैं, तो इन दोनों में से फिर किसका चयन करोगे? अनिष्ट का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों अनिष्ट का अर्थ अवांछित से भी लिया जाता है, लेकिन अमौद्रिक से नहीं लिया जाता है। तो विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अनिष्ट शब्द का अर्थ यहाँ पर अमौद्रिक से नहीं लिया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। इनमें से कौन से युग्म का सही विकल्प है? आंसू का आंसुओं, जल का क्या है? जलो, अनेक का है अनेकों और परंपरा का है परंपराएं। देखिएगा जो युग्म सही विकल्प है इनमें से उसको देखना है। तो देखो आंसू एक बहुवचन शब्द है, इसका बहुवचन आंसुओं नहीं होता है। अगर आप करते हो तो गलत माना जाएगा। जल का भी जलो नहीं होता है, जलो शब्द कोई नहीं है। जल का जलो शब्द बहुवचन, ऐसा कुछ बहुवचन नहीं होता है साथियों। फिर इसके बाद में तीसरा देखेंगे अनेक, वापस 2 बार आ गया ये शब्द, तो अनेक का अनेकों होगा ही नहीं। लेकिन जो परंपरा शब्द है, परंपरा का परंपराएं हो जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है, क्योंकि ये एक सही विकल्प है प्रश्न नंबर 15 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। देख लेते हैं आपके 16वें प्रश्न को। बुद्धिहीन किंतु संपन्न लोकोक्ति कौन सी होगी? अंधे के हाथ बटेर लगना, आँख का अंधा गांठ का पूरा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, और अधजल गगरी छलकत जाए। तो साथियों बुद्धिहीन किंतु संपन्न, तो साथियों इसके लिए जिस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, देखो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है वो ज़्यादा कूदता है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर ये नहीं है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। साथियों ये भी बुद्धिहीन किंतु संपन्न का अर्थ नहीं है। लेकिन आपका जो दूसरा विकल्प है आँख का अंधा और गांठ का पूरा, मतलब बुद्धिहीन तो है वो, आँख का अंधा दिखाई नहीं देता है, बुद्धिहीन है, लेकिन गांठ का पूरा मतलब लेकिन धन संपन्न है वो। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बाकी जो प्रथम विकल्प है अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका तो मतलब है कि भाई जो अयोग्य है उसके पास में कोई उपयोगी वस्तु लगना, ठीक है, उसके हाथ में। तो इसका भी ओनली सेकंड विकल्प ही 16वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां प्रश्न है साथियों, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, जमीन पर पैर न पड़ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना और सिर पैरों पर रखना। तो देखो मुहावरे के प्रयोग से जो वाक्य यहाँ पर बन रहे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर का चुनाव करो कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलना बिल्कुल मुहावरा होता है साथियों। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब किससे लिया जाता है? वातावरण के अनुसार अपने स्वयं को ढाल लेना। मतलब मौका देख करके इस एक तरह से यूँ कह सकते हो कि भाई कभी भी कहीं पर भी
धोखा दिया जा सकता है, ऐसा कुछ निश्चित अर्थ थोड़ा ध्यान में से उतर गया मेरे। ज़मीन पर पैर न पड़ना मतलब यहाँ पर हवा से बातें करना होता है साथियों। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्मनाक बात से लिया जाता है, लेकिन सिर पैरों पर रखना नहीं होता है। सिर पैरों पर रखना ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 17 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्यधिक, आकर्षण, रचयिता और उज्ज्वल। तो देखो शुद्ध शब्द की बात की जा रही है। पहला विकल्प देखेंगे अत्यधिक। अत्यधिक नहीं होता है, शब्द शुद्ध क्या होता है? अत्यधिक, इस प्रकार से शुद्ध शब्द होता है, तो ये गलत हो गया। आकर्षण नहीं होता है, शब्द होता है आकर्षण, इस प्रकार से ये शुद्ध होता है, तो ये भी गलत हो गया। रे की मात्रा के पे नहीं शेष षटकोण पे आती है। फिर है रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है साथियों। क्या होता है? रचयिता, इस प्रकार से होता है। लेकिन जो उज्ज्वल शब्द है ये पूर्णतः शुद्ध लिखा हुआ है। देखो उज्ज्वल को कई जगह अशुद्ध कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से ये जो उज्ज्वल लिखा होता है ना, ये गलत होता है। ये वाला चौथा विकल्प सही ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चौथा विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी विधि का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है? उद्बोधन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि और खंडान्वय विधि। देखो प्रश्न संख्या 19 पे अंडरलाइन कर लो, मतलब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने का कार्य, वैसे तो मोंटेसरी विधि आपने पढ़ ही रखी होगी, लेकिन यह मोंटेसरी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। मोंटेसरी नहीं दे रखी है तो फिर आपको कौन सी विधि करना है? उद्बोधन विधि करना है साथियों। जहाँ पर भी ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने के कार्य की बात की जाए और अगर विकल्प में मोंटेसरी नहीं है, तो अगर उद्बोधन वहाँ पर है मोंटेसरी के अलावा, तो फिर आपको उद्बोधन को ही सही करना है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा साधन दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है? टेप रिकॉर्डर, रंगीन टीवी, कंप्यूटर और रेखा चित्र। तो देखो यहाँ पर जो विकल्प है, कौन सा विकल्प सही करोगे? इनमें से कौन सा साधन दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन में कंप्यूटर जो है ये दृश्य श्रव्य में आता है, रंगीन टीवी दृश्य श्रव्य में आती है, लेकिन यहाँ पर पहला और जो चौथा विकल्प है, अब यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर चौथा विकल्प ही आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर हम पहले विकल्प को राइट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दृश्य ही नहीं है, तो फिर इसको राइट क्यों करेंगे? प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है, इसलिए ओनली चौथा विकल्प ही आपका सही है। क्योंकि दृश्य तो क्या है? रेखा चित्र। अब ये दृश्य ही नहीं है तो फिर इसको राइट आंसर क्यों करेंगे? ओनली चौथा ही विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है साथियों। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि नहीं आया? कमेंट कर सकते हो अगर समझ में नहीं आया है तो भाई 20वां क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आए हैं, दोबारा बताइए या समझाइए। तो चलो ठीक है, उसको देख लेंगे वापस, बट यहाँ ओनली चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न 20 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। विषय वस्तु सिखाने की प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए कौन से प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? नियोजनात्मक मूल्यांकन का, निर्माणात्मक मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का और संकल्पनात्मक मूल्यांकन का। तो देखो 21वें क्वेश्चन में जो सही आंसर रहेगा, विषय वस्तु सिखाने की, हम बच्चों को कोई भी विषय वस्तु सिखा रहे हैं तो उसकी प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है शुरुआत में। उस समय बालक की स्थिति जानने के लिए कि भाई बालक कितना जानता है, कितना नहीं जानता है इत्यादि के लिए हम जो मूल्यांकन करते हैं तो उसको साथियों हम नियोजनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। निर्माणात्मक मूल्यांकन तो रचनात्मक होता है जो कि वर्ष भर चलता रहता है। योगात्मक और संकल्पनात्मक एक ही होता है जो कि वर्ष के अंत में ज़्यादातर लिया जाता है साथियों। ठीक है, ओनली प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर सैकड़ों शब्द में सैकड़ा प्लस ओ, सैकड़ों, यहाँ पर बिल्कुल प्रत्यय लगा हुआ है। पीढ़ी प्लस यों, पीढ़ियों प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन एक शब्द है विशेष। विशेष में साथियों वी प्लस शेष से ये शब्द बना हुआ है। अब यहाँ पर वी उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, न कि कोई प्रत्यय लगा हुआ है। शेष तो इसमें मूल शब्द है, इसलिए आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 22 में यही आपका राइट आंसर है। इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब लड़ना एक क्रिया है, लेकिन साथियों लड़ प्लस ना इस प्रकार से तो टूटेगा नहीं, शायद इसमें तीसरा भी विकल्प मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। लड़ाई शब्द में है प्रत्यय, लड़ना तो एक क्रिया शब्द है साथियों। ठीक है, तो
तीसरा विकल्प भी सही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो गया इस प्रश्न पे, तो 22वें क्वेश्चन के लिए जरूर कमेंट करिएगा। वैसे मूलतः दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सही है आपके 22वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। तो देखो, असत्य कथन की बात की जा रही है उपचारात्मक शिक्षण की, तो उपचारात्मक शिक्षण सबसे पहला विकल्प देखेंगे। इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो नैदानिक परीक्षण हम करते हैं उसमें बालकों की जो कमजोरियां हमारे सामने निकल कर आती है, तो उनको दूर करने के लिए ही हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। सही है ये तो। दूसरा है, प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले हम सभी का एक साथ उपचारात्मक करते हैं, फिर उनमें कुछ बालक फिर भी नहीं अगर सुधार कर पाए तो फिर उसके बाद में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है द्वितीय अवस्था में। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा विकल्प है कि उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित होता है, तो ये गलत है। वार्षिक परीक्षाओं के नहीं बल्कि नैदानिक परीक्षाओं के उपरांत होता है साथियों। वार्षिक परीक्षा तो एक ही बार होगी, फिर ऐसे तो उपचारात्मक शिक्षण कभी होगा ही नहीं बीच में। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये एक असत्य कथन है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री है। श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं और इनमें से सभी। तो देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको कहानी रचना करना है, तो इसके लिए जो उपयोगी सामग्री होती है वो क्या रहेगी साथियों? श्यामपट्ट से भी आप कहानी रचना सिखा सकते हो, फ्लैश कार्ड से भी सिखा सकते हो, चित्रकथाओं से भी सिखा सकते हो। अर्थात जो उपयुक्त सभी वाला विकल्प है चौथा, यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 24 में। भाई आप उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना इन सभी से सिखा सकते हो। ठीक है, चौथा विकल्प सही है 24वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। साथियों, इसके बाद में साइकोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, तो उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। इनमें से किसमें सभी शब्द अशुद्ध है? निस्संदेह है अधोपतन और वाल्मीकि, इकाइयाँ हिंदुओं और बुद्धिमती, श्रीमती औदार्यता और व्यवहारिक, और निरोग पुनरोक्ति और ज्योत्सना। तो साथियों, बात करें हम सभी शब्द अशुद्ध की, तो देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 में इकाइयाँ, दूसरे विकल्प को देखेंगे तो इकाइयाँ अशुद्ध लिखा हुआ है। हिंदुओं, तो साथियों हिंदुओं तो मुझे यहाँ सही लग रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है भाई। ठीक है, तो हम अगले विकल्प पे चलते हैं। श्रीमती यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। औदार्य, उदार प्लस ये औदार्यता गलत लिखा हुआ है। व्यवहार प्लस एक व्यावहारिक, ये भी गलत लिखा हुआ है साथियों। तो तीसरा विकल्प जो है इसमें सभी शब्द अशुद्ध है। बाकी तो साथियों सभी शब्द अशुद्ध की बात करें तो आपके तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि इसमें सारे ही तीनों ही शब्द अशुद्ध है। देखो, जो व्यवहारिक शब्द होता है ये व्यवहार प्लस इक से बना है, तो इसका शुद्ध रूप होता है व्यावहारिक। ठीक है, जो औदार्यता शब्द है इसका शुद्ध रूप या तो उदारता होता है, उदारता कर दो, या फिर औदार्य कर दो साथियों, लेकिन औदार्यता शुद्ध शब्द नहीं होता है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। जो श्रीमती शब्द है, श्रीमती में इस प्रकार से श्रीमती को लिखा जाता है, तो ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तीनों ही विकल्प यहाँ पर अशुद्ध है। आपके थर्ड विकल्प जो है इसमें सभी शब्द अशुद्ध है साथियों। तो थर्ड विकल्प ही आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर आते हैं। 26वां प्रश्न है आपके, प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। जैव प्लस इक जैविक, व्यक्ति प्लस इक वैयक्तिक, बेटा प्लस या बिटियाँ, रक्षा प्लस अक रक्षक। देखिएगा, अशुद्ध विकल्प का चयन करना है आपको प्रत्यय की दृष्टि से। तो चौथे विकल्प को देखेंगे। रक्षा में जब हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो रक्षक बनता है, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। बेटा में या प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है बिटियाँ, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। व्यक्ति में एक प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है वैयक्तिक, ये भी बिल्कुल शुद्ध है साथियों। लेकिन जो जैव शब्द है, जैव को इस प्रकार से लिखा जाता है जैव प्लस इक। यहाँ पर जैव में डबल मात्रा पहले नहीं लगती है, कब लगती है? जब उसमें एक प्रत्यय लगता है तब लगती है जैव में डबल मात्रा, मतलब बड़े एक की मात्रा। तो साथियों ये जो पहला या प्रथम विकल्प है ये प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपका आंसर है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है? दावानल, स्वर्ग,
अंतरात्मा और वागजाल। तो साथियों व्यंजन संधि की बात करें तो देखो प्रथम जो विकल्प है इसका संधि विच्छेद होगा दाव प्लस अनल। शब्द क्या बनेगा? दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। तो ये ए प्लस ए हो रहा है तो ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। स्वर्ग का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस ग। तो ये विसर्ग संधि के अपवादों में आता है तो इसमें भी व्यंजन नहीं है। अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा साथियों अंतः प्लस आत्मा। शब्द क्या बनेगा? अंतरात्मा साथियों। तो इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें भी व्यंजन नहीं है। अब एक ही विकल्प हमारे पास बचा है वागजाल। वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल बराबर शब्द वागजाल बन जाता है और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो चौथा विकल्प आपके 27 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे प्रारंभ से ही मातृभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं और भाषा में कमज़ोर होते हैं। देखो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर चौथा विकल्प बता रहा है कि भाई भाषा में कमज़ोर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है द्विभाषिक, तो दो ही भाषा क्यों, ज़्यादा भाषा सीख सकते हैं प्रारंभ से ही, तो ये भी गलत है। मातृभाषिक या बहुभाषिक, तो साथियों बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि आप किसी भी भाषा को सिखाओगे जब वो छोटा रहेगा तो उसी भाषा को सीख जाएगा। मतलब उसके अंदर क्या योग्यता है? बहुभाषा को अर्जित करने की योग्यता है। बहुभाषिक वो होते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का जन्म भारत में हुआ, अब उसकी मातृभाषा हिंदी होना चाहिए, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद में यदि आप उसको अमेरिका में रखते हो तो बिल्कुल वो अमेरिकी भाषा को ही सीखेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? बच्चे क्या होते हैं? बहुभाषिक। दूसरा विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 30 में से वो भी हमें ज़रूर बता करके जाइएगा, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो उसके लिए हमें आप कमेंट करके बताइएगा साथियों, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना और मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करने के लिए ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया है, ऐसा नहीं है। त्रुटियों की पहचान करना हो सकता है। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना बिल्कुल गलत है। लेकिन पहला विकल्प क्या कह रहा है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया अपनाना। तो साथ तीसरे और पहले विकल्प में तुलना करें तो पहला विकल्प भारी पड़ जाता है तीसरे पर। मतलब पहला विकल्प आपके सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना ही भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रथम विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 और आज के अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। तो 30वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल विकसित किया जाना चाहिए। गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, खेल के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से। देखिए प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल की बात की जा रही है, तो साथियों व्याख्या के माध्यम से तो हमें श्रवण कौशल विकसित नहीं करना चाहिए। खेल, नाटक या गीत, तीनों में से जो बेस्ट आंसर है उसका चयन करो। तो साथियों सबसे ज़्यादा रुचि बालकों की किसमें होती है? प्राथमिक स्तर पर खेलों में होती है साथियों। तो खेल के माध्यम से हमें श्रवण कौशल उनमें विकसित करना चाहिए। थर्ड विकल्प आपका सही है। अब गीत नाटक भी गलत तो है नहीं, गीत नाटक में भी उनकी बहुत रुचि रहेगी, लेकिन साथियों उससे भी ज़्यादा रुचि उनकी खेलने में होती है। तो थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।